96 जानलेवा गर्माहट। ध्रुव के छूते ही याना का शरीर चलते चलते अचानक रुक गया। फिर जैसे ही ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा तो गुस्से में याना ने ध्रुव को एक जोर का तमाचा जड़ दिया। लेकिन कमजोरी की वजह से वो जोर का तमाचा ध्रुव के गालों तक आते आते काफी धीरे हो गया था। तभी याना के हाथ का स्पर्श अपने गाल पर महसूस करते हुए ध्रुव ने मुस्कुराकर उससे कहा, मेरे ख्याल में तुम्हें इस हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए। इस जंगल में बहुत से तिलिस्मी जानवर ऐसे भी हैं जो अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए किसी इंसानी लड़की की तलाश में हैं, जैसे कि कोई तिलिस्मी गोरिल्ला। तिलिस्मी गोरिल्ला का जिक्र सुनते ही याना के चेहरे का रंग बदलने लगा और वो थोड़ा डरने लगी। उसने पहले भी ये नाम सुना था और इस बारे में सोचकर उसे घिन आने लगी कि कहीं ध्रुव की बात सच न हो जाए। लेकिन अब याना और ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि वो न तो बाहर जा सकती थी और न ही वो इस गुफा में रहना चाहती थी। तभी एक हवा का झोंका गुफा के अंदर आया जिसकी वजह से याना की खुशबू ध्रुव तक पहुंची और फिर तो वो जैसे खुद को रोक ही नहीं पाया और उसने तुरंत याना को अपने पास खींच लिया। ऐसा करते ही उसने देखा कि याना उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन आधे मन से। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव के करीब आते ही उसे एक ऐसी मर्दानी खुशबू महसूस हुई जिससे उसका शरीर और ज्यादा गर्म होने लगा। वहीं दूसरी ओर ध्रुव की दिल की धड़कनें भी काफी तेज हो गई थी। वो वैसे ही याना की खूबसूरती का कायल हो चुका था और फिलहाल तो वो जैसे तैसे खुद को कुछ भी गलत करने से रोक रहा था। लेकिन याना की नज़रें इधर उधर भटकने लगी और वो ध्रुव के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लगी, जिस वजह से ध्रुव को उसे पकड़े रहने के लिए और ज्यादा ताकत लगानी पड़ी। तभी अचानक ध्रुव की नज़र याना की गोरी कलाइयों पर पड़ी जो ध्रुव की पकड़ की वजह से काफी लाल हो गई थी। ये देखते ही ध्रुव ने तुरंत याना का हाथ छोड़कर अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। फिर जैसे वासना के वश में ध्रुव याना की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उसने देखा कि कमर पर ध्रुव का हाथ होने के बावजूद याना अब ध्रुव से छूटने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि बढ़ती धड़कनों के साथ वो तो खुद ध्रुव के चेहरे के करीब आने लगी थी। गुफा के अंदर का वो नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था कि ध्रुव और याना फिलहाल एक दूसरे को किस करने वाले थे। इस दौरान ध्रुव के हाथ याना की कमर से हटकर उसकी पीठ की तरफ जाने लगे। वो दोनों इस वक्त वासना के एक ऐसे तूफान में फंसे हुए थे जिसमें फंसकर न जाने कितने रिश्ते बनकर बिगड़ चुके थे। ध्रुव इस वक्त याना के पास आते हुए उसके नर्म गुलाबी होठों को देख रहा था। वही याना के नर्म हाथ ध्रुव के मस्कुला हाथ पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे। फिर जैसे ही दोनों के बीच लगभग आधे इंच का फासला बचा था, तभी एक बार फिर गुफा के अंदर एक हवा का झोंका आ गया। लेकिन इस बार ये झोंका काफी ठंडा था, जिस वजह से याना के गर्म शरीर को थोड़ी ठंडक मिली। और ठंडक मिलते ही जैसे याना वासना भरे ख्वाबों से बिछड़कर वापस हकीकत में आई और उसे अचानक समझ आया कि वो और ध्रुव क्या करने जा रहे थे। ये सोचकर वो एक झटके में ध्रुव से अलग हुई और उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुवेंद्र, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ठीक होते ही सबसे पहले तुम्हारी जान लूंगी। ऐसा नहीं था कि याना पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, क्योंकि उसका शरीर अभी भी काफी गर्म था और ध्रुव की बनाई दवा काफी असरदार थी, जिस वजह से सिर्फ एक हवा का झोंका उसके असर को यूं तोड़ नहीं सकता था। लेकिन याना की बात सुनकर ध्रुव का दिमाग भी वापस काम करने लगा। याना के लफ्ज ध्रुव के दिमाग में हथौड़े की तरह पड़े थे, जिस वजह से उसने तुरंत अपनी वासना भरी सोच पर लगाम लगाया और शर्म के मारे लाल होते हुए वो तुरंत पालती मारकर बैठ गया। फिर अपनी शक्तियों की मदद से वो अपने अंदर की आग पर काबू पाने करने लगा। ध्रुव को इस हाल में देखकर याना ने भी गहरी सांसें लेते हुए खुद पर काबू पाना चाहा, लेकिन उसके अंदर की आग बहुत ज्यादा ताकतवर हो रही थी, जिस वजह से वो ध्रुव की तरफ खींची चली आई और उसने एक बार फिर ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। याना ने जैसे ही ध्रुव का हाथ पकड़ा तो तुरंत उसका ध्यान भटका और उसे वासना भरे ख्यालों को काबू करने की कोशिश नाकाम होती हुई समझ आई। ध्रुव को तभी याना पर थोड़ा गुस्सा भी आने लगा, लेकिन जैसे ही उसने याना की तरफ देखा तो उसे समझ आया कि याना की इस वक्त रोने जैसी हालत हो रखी थी। वो कमजोरी की वजह से अपने शरीर को काबू नहीं कर पा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा वासना के इस खेल में नहीं फंसना चाहती थी। तभी याना ने अपनी नज़रें नीची करते हुए ध्रुव से कहा, अगर मैं आज अपने शरीर से ये लड़ाई हार गई तो मैं खुद को और तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए ठीक होते ही मैं पहले तुम्हें जान से मारूंगी और फिर उसके बाद खुद की जान ले लूंगी, क्योंकि ऐसी शर्मनाक जिंदगी जीने से तो बेहतर सिर उठाकर मर जाना होगा। इतना कहते ही याना की आंखों से एक चमकता हुआ आंसू गिरा
जिसे देखकर ध्रुव को बहुत बुरा लगा और वो मन ही मन वो विदुर से मदद मांगने की कोशिश करने लगा। आचार्य, अब मजे लेना बंद भी कीजिए। ये दवा हम दोनों को न जाने क्या क्या करवा देगी। हमारी कुछ तो मदद कीजिए। इस पर विदुर ने जोर से हंसते हुए ध्रुव को जवाब दिया, हाँ हाँ ध्रुव, ये सच में बहुत अच्छा मौका है। इस लड़की का ओहदा ओहान साम्राज्य में काफी ऊंचा है। अगर तुम और ये। विदुर अपनी बात खत्म कर पाते इतने में ध्रुव ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, अब बस भी कीजिए आचार्य। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ये वैसी लड़की नहीं है कि ऐसे ही किसी को अपना शरीर दे दे और उसकी परवाह भी न करे। आपने सुना न इसने अभी अभी मुझसे क्या कहा। अगर मैंने गलती से भी उसका फायदा उठाया तो वो ठीक होकर सबसे पहले मेरी ही जान लेगी। और आचार्य, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने ये मजाक में तो बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि जितना मैंने उसे इन कुछ दिनों में जाना है वो मुझे मारने के पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। ध्रुव की इस परेशानी को समझते हुए विदुर ने मजाक करना छोड़ा और ध्रुव को इस परेशानी से निपटने की सलाह देते हुए कहा, ठीक है तो फिर ऐसा करो, अपनी शक्तियों को अपने हाथ पर इकट्ठा करो और फिर अपने हाथ से इस लड़की की नाभि, जांघ और गर्दन की मसाज करने लगो। समझ गए न? नाभि, फिर जांघ और फिर गर्दन। ये सुनते ही ध्रुव और ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि विदुर उसे याना के शरीर को ठंडा करने का तरीका बता रहे थे या फिर उसे और ज्यादा गर्म करने का तरीका। यही सोचते हुए ध्रुव थोड़ा घबराने लगा और उसने इसी घबराहट में विदुर से सवाल किया, पक्का ना आचार्य? क्योंकि जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं वो बड़े ही खतरनाक इलाके हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे ऐसा मजाक नहीं करोगे। आखिर अब सवाल मेरे जीने मरने का जो है। ये कहकर ध्रुव अपने माथे का पसीना पोंछते हुए याना के और करीब जाने लगा और फिर उसने याना को गोद में उठाते हुए उसे एक पत्थर पर लेटा दिया। ध्रुव के ऐसा करने पर याना काफी नाराज नजर आ रही थी, क्योंकि उसे लगा कि ध्रुव मौके का फायदा उठाना चाह रहा था। इसलिए वो लगातार अपने हाथ पैर मारती रही, लेकिन फिर भी ध्रुव की पकड़ से नहीं छूट पाए और आखिर में चीखते चिल्लाते हुए उसने लाचारी में रोना शुरू कर दिया। फिर रोते रोते उसने आखिरकार हार मान ली और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए वो पत्थर पर लेटी रही। याना को रोते हुए देख ध्रुव को बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके अंदर की आग अभी भी शांत नहीं हुई थी, इसलिए उसने खुद पर काबू पाते हुए अपनी आंखें बंद की और वो अपने हाथ में शक्तियां इकट्ठा करने लगा। फिर 2-4 गहरी सांस लेकर ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और शक्तियों भरे हाथ को याना की तरफ ले जाते हुए कहा, मुझे माफ कर देना याना। इतना कहते ही ध्रुव ने शर्माना बंद किया और वो सीधे अपना हाथ याना की नाभि की तरफ ले गया। ध्रुव की बात सुनकर याना को लगा कि ध्रुव शायद किसी और चीज के लिए माफी मांग रहा था और इसलिए वो हाथ पैर मारकर ध्रुव से दूर होना चाह रही थी, लेकिन ध्रुव ने उसे पकड़कर रखा था और तभी अचानक याना को अपनी नाभि में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो ठंडक महसूस करते ही याना ने देखा कि ध्रुव अपने हाथ में शक्तियों को इकट्ठा कर याना के गर्म शरीर को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव के असली इरादे जानते हुए याना मन ही मन खुश हुई, लेकिन ध्रुव के इस स्पर्श से याना की धड़कनें भी बहुत तेज हो गई थी और उसे खुद पर काबू पाने में और ज्यादा तकलीफ होने लगी। इस वक्त याना शर्म के मारे लाल हो चुकी थी कि तभी अचानक उसे वो ठंडा एहसास नाभि से हटकर अपनी जांघों पर महसूस हुआ। इस एहसास से उसके मुंह से एक आवाज निकलने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को समझाते हुए शांत किया और धीरे धीरे वो ध्रुव के इलाज के लुत्फ उठाने लगी। उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कुराहट देखकर ध्रुव समझ गया कि ये तरीका सचमुच काम कर रहा था, इसलिए ध्रुव ने अपने हाथ पर और शक्तियां इकट्ठा करना शुरू किया और फिर अच्छी तरह से जांघ की मसाज करने के बाद वो याना की गर्दन की तरफ बढ़ा। फिर जैसे जैसे ध्रुव मसाज करता गया, याना का चेहरा धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा। उसका गर्मी के मारे लाल हो चुका शरीर भी अब वापस अपने पुराने रंग में आने लग गया। लेकिन इस दौरान ध्रुव अपने शरीर के लिए शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया और ध्रुव पूरी तरह से पसीने से तरबतर होने लगा। इसके अलावा उसकी धड़कनें अभी भी काफी तेज थी, क्योंकि राहत मिलने पर वो याना की बंद आंखों और उसकी हल्की सी मुस्कुराहट को जैसे ही देखता तो ध्रुव के दिमाग में न जाने कितने घोड़े दौड़ने लगते और वो खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू पाता। तभी ध्रुव की मसाज से राहत महसूस कर याना की मुस्कुराहट थोड़ी और बढ़ी गई, जिसकी वजह से ध्रुव का ध्यान उसके कोमल गुलाबी ओंठों की तरफ गया और फिर तो ध्रुव जैसे खुद को रोक ही नहीं पाया और वो तुरंत याना के करीब आने लगा। वहीं याना की आंखें इस वक्त बंद थी और तभी उसे अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस होने लगी। उन सांसों के साथ याना को फिर से वही मर्दानी महक समझ आई, जिस वजह से वो एक बार फिर परेशान होने लगी।
याना आंख खोलकर ध्रुव से लड़ने ही वाली थी कि उसे अचानक एक चीज और समझ आई कि ध्रुव की सांसें उसके नजदीक आकर रुक गई थी। इसका मतलब था ध्रुव जैसे तैसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था और याना ये देखना चाहती थी कि आखिर ध्रुव इसमें कामयाब हो पाता है या फिर नहीं। लेकिन तभी अचानक उसे एक जोर के चांटे की आवाज सुनाई दी और उसने एक झटके में अपनी आंखें खोली। चांटे की आवाज गुफा के अंदर गूंज रही थी, लेकिन याना के आसपास ध्रुव नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि उसे गुफा में ध्रुव के कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन उस आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो गुफा के बाहर जा रहा हो। फिर जैसे ही ध्रुव के कदमों की आवाज आनी बंद हुई तो याना ने अपने शरीर की तरफ देखा और उसकी आंख से एक और आंसू टपका। उसकी आंखों से आंसू इसलिए निकल रहे थे क्योंकि आज से पहले किसी भी मर्द ने उसे इस तरह नहीं छुआ था, और वो इस बात से खुश तो थी कि जिस खतरे के बारे में वो सोच रही थी, कम से कम वो उस खतरे से तो बचने में कामयाब हुई थी। याना की ताकत और उसके रैंक की वजह से कोई भी उससे बात करने के पहले भी 2 बार सोचा करता था, लेकिन आज तो इस अनजान लड़के ने याना के शरीर को इस तरह से छुआ था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। साथ ही याना को इस बात की भी खुशी थी कि ध्रुव ने मौके का फायदा उठाते हुए उसके साथ कुछ बहुत गलत नहीं किया। याना के ध्रुव पर हमला न करने की एक वजह यह भी थी कि वो पहले के मुकाबले फिलहाल बहुत कमजोर थी। अगर आज का किस्सा पहले कभी हुआ होता तो याना अपनी तलवार बाहर निकालने के पहले एक बार भी नहीं सोचती और ध्रुव के टुकड़े टुकड़े कर देती। वैसे उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि खाने में वो पाउडर मिलाने की गलती उसकी ही थी, और इसलिए उसे समझ नहीं आया कि वो उदास हो या फिर खुशी मनाए। दूसरी ओर गुफा से बाहर जाते ही ध्रुव भागते हुए सीधे झरने की तरफ बढ़ने लगा था। उसके शरीर की गर्माहट अब उसके दिमाग पर हावी होने लगी थी और उसे फिलहाल एक जलते कोयले जैसा महसूस हो रहा था। इसी गर्माहट के बीच वो अपना लाल शरीर लेकर सीधे झरने के ठंडे बहते पानी में कूद गया। पानी के अंदर जाते ही ध्रुव को गिरते पानी की आवाज के अलावा कुछ देर के लिए और कुछ सुनाई नहीं दिया। उसके बाद अपनी सांस रोकते हुए ध्रुव ने तैरना शुरू किया और फिर धीरे धीरे वो पानी के साथ बहते हुए तालाब की ओर जाने लगा। पानी में तैरते हुए ध्रुव ने अपनी स्टोरेज अंगूठी को रगड़कर उसमें से ताकत बढ़ाने वाली गोली निकाली और उसे सीधे अपने मुंह में डाल लिया। फिर दवा गुटखते ही ध्रुव ने अपनी शरीर में लौटती शक्तियां महसूस की और फिर वो शक्तियों को अपने पूरे शरीर में बहाने लगा। शक्तियों के शरीर में बहते ही उसके शरीर की आग धीरे धीरे ध्रुव के काबू में आ गई, जिसके बाद ध्रुव ने पानी के बाहर आने का फैसला किया। पानी के बाहर आते ही ध्रुव ने महसूस किया कि रात की ठंडी हवा उसके गीले शरीर पर पड़ रही थी, जिस वजह से कुछ ही पल में उसके शरीर की सारी गर्माहट गायब हो गई। तभी अचानक ध्रुव को अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस हुई, जिसके साथ उसने जोर से चिल्लाया, वूहू! यस, आखिर मैंने अपने मन पर जीत हासिल कर ही ली। ये कहते ही ध्रुव ने गुफा की तरफ अपनी नजर घुमाई और फिर वो कुछ देर तालाब के पानी को निहारते हुए उसके पास ही बैठ गया। पानी के पास बैठकर उसने आसमान में तारों की तरफ देखा और फिर पत्थर पर लेटते हुए उसने तारे गिनना शुरू कर दिया। तारे गिनते हुए उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया और उसने कुछ सोचते हुए विदुर से कहा, आचार्य, ये जिंदगी भी कितनी अजीब होती है। अच्छा हुआ आपकी वजह से मैं ये दुनिया देख पा रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं कमरे में बैठकर मैं क्या ही सीख पाता। फिर तारे देखते देखते ध्रुव को पता ही नहीं लगा कि कब उसकी आंख लग गई और अगली सुबह जब धूप की किरणें सीधे उसकी आंखों पर पड़ी तब ध्रुव ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी। आखिर कब तक तिलिस्मी जानवरों से बच पाएंगे ध्रुव और याना? जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 97 कल बिछड़न। सूरज की रोशनी से ध्रुव की नींद खुल गई थी और वो तालाब के पास जाकर अपना मुंह धोने लगा। तभी अचानक मुंह धोते हुए ध्रुव को पानी में किसी की शक्ल दिखी। ये शक्ल उस खूबसूरत लड़की याना की थी जो इस वक्त गुफा में बैठकर ध्रुव का इंतजार कर रही थी। ध्रुव को याद आया कि कैसे पिछली रात को वो और याना कितने करीब थे और कितनी मुश्किल से ध्रुव ने अपने आप पर काबू पाते हुए याना के साथ कुछ ऐसा नहीं किया जिसका उसे बाद में पछतावा होता। इस बात से ध्रुव काफी खुश था और परछाई को देखते हुए वो मुस्कुराने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि आगे जाकर चाहे कुछ भी हो, लेकिन कल रात जिस तरह ध्रुव याना को देख रहा था वैसी नजरों से उसने पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा, और ये बात उसे जिंदगी भर याद रहेगी। फिर हंसते हुए अपना सिर हिलाकर ध्रुव वहां से उठा और गुफा के लिए जाने लगा। और गुफा के पास पहुंचते ही उसके मन में एक सवाल आया, शायद इस वक्त याना जाग गई हो, क्योंकि मैं उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता। ये सोचते हुए ध्रुव धीरे धीरे गुफा में गया और गुफा में अंदर आते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी।
फिर मुस्कुराते हुए उसने जैसे ही उस पत्थर की ओर देखा जहां कल रात वो याना को लेटा कर गया था, तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि याना वहां से गायब हो चुकी थी। इस बात से ध्रुव के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगी और परेशानी में उसने इधर उधर नजरें घुमाई, लेकिन उसे याना कहीं नहीं दिखी। फिर ध्रुव घबराते हुए याना को आवाज लगाने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी गर्दन पर एक लंबी तलवार की नोक महसूस हुई। तभी ध्रुव वही के वही जम गया। उसने बिना हिले अपनी नजरें पीछे की तरफ करते हुए देखा कि तलवार पकड़े हुए कोई और नहीं बल्कि खुद याना थी। उसके चेहरे पर इस वक्त नाराजगी थी और वो इस वजह से बहुत खतरनाक लग रही थी। वही ध्रुव को याना की तलवार की ठंडी नोक महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए याना से कहा, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने तुम्हारे साथ वैसा कुछ भी नहीं किया जो तुम सोच रही हो। ये सुनते ही याना का चेहरा भी रात की बात याद करते हुए थोड़ा लाल हो गया, लेकिन मन ही मन उसने ध्रुव को देखते हुए सोचा, तो क्या होता है अगर तुमने मेरे साथ वो सब नहीं किया। तुमने जो कुछ किया क्या वो भी कम था। तलवार की नोक को अपनी आंखों से देखते हुए याना की आंखों में अलग चमक आ गई, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ जरा भी नहीं हिलाया। लेकिन तभी उसकी नज़र ध्रुव के गालों पर पड़ी, जहां उसे हाथ से बना लाल निशान दिख रहा था। उसे देखकर वो समझ गई कि ये पिछली रात का वही चांटा था जिसके बाद ध्रुव गुफा के बाहर चला गया था। वो चांटा भले ही काफी दर्द देने वाला था, लेकिन उससे बने हाथ के निशान को देखकर याना को अंदर ही अंदर हंसी आने लगी, और इसके साथ ही उसकी आंखों में जो मारने की चमक दिखाई दे रही थी वो भी ये निशान देखकर थोड़ी कम हो गई। इसके बावजूद वो ध्रुव को कुछ देर और ऐसे ही देखती रही, और फिर उसने अपनी तलवार नीचे करते हुए अपना सिर हिलाया। फिर वो बिना कुछ कहे गुफा के अंदर जाने लगी। उसे ऐसा करते देख ध्रुव अपने हाथ नीचे करने लगा, और तभी याना ने पलटकर ध्रुव से कहा, हम लोग ये मान लेते हैं कि कल रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर इस बारे में मुझे किसी तीसरे से पता चला तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर ध्रुव ने मन ही मन सोचा कि उसे रात को हुई चीजें भूलनी तो होगी ही, क्योंकि याना की ताकत के सामने वो एक चींटी जैसा था जिसे वो जब चाहे मसल कर रख सकती थी। एक रात भले ही वो याना के बहुत करीब आ गया था, लेकिन उससे सच नहीं बदल जाएगा कि दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला था जिसे मिटाने के लिए शायद ध्रुव को बहुत ज्यादा वक्त लग जाए। दूसरी ओर याना भी यही सोच रही थी कि इस एकलव्य रैंक के लड़के का शक्ति सम्राट बनना बहुत मुश्किल था। हो सकता है कि उस लड़के में ये रैंक हासिल करने की काबिलियत हो, लेकिन इससे ये तो पक्का नहीं होता कि वो एक दिन शक्ति सम्राट बन ही जाएगा। फिर ध्रुव भी अपना सिर हिलाते हुए गुफा के अंदर आने लगा। तभी उसने देखा कि याना पास के एक पत्थर पर बैठ गई थी और फिलहाल उसकी आंखें बंद थी। उसे इस हाल में देखकर ध्रुव समझ गया कि वो जरूर सील तकनीक को तोड़ने की कोशिश में लग गई होगी। इसलिए ध्रुव भी एक किनारा पकड़कर चुपचाप बैठ गया और फिर उसने अपनी शक्तियों वाली ट्रेनिंग शुरू की। गुफा के अंदर इस वक्त एक सन्नाटा था जिसमें वो दोनों आंखें बंद करके ट्रेन कर रहे थे, और उनकी दूरी को देखकर ये कोई नहीं कह सकता था कि पिछली रात के पहले वो दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करने लगे थे। इसी तरह गुफा का सन्नाटा दोपहर तक बना रहा, जिसके बाद ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और वो सीधे खाने के लिए मछलियां पकड़ने निकल गया। वैसे तो ध्रुव को मछलियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जंगल में जिंदा बचे रहने के लिए उसे ये सब भी खाना पड़ा। फिर जैसे ही ध्रुव वापस आया तो उसने दोपहर के खाने के लिए मछलियों को पकाना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही मछली खाने के लिए तैयार हुई, तभी अचानक ध्रुव को कुछ महसूस हुआ, और जब उसने पलट कर देखा तो उसे दिखा कि उसके पीछे याना खड़ी हुई थी, जो उसे इस वक्त काफी गुस्से से देख रही थी। ध्रुव को लगा कि शायद खाना खाकर उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए, इसलिए वो आग में से एक मछली निकालकर याना को परोसने लगा। लेकिन याना ने गुस्से भरी आवाज में ध्रुव से कहा, तुम ही खा लो इसे, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर याना ने अपने पेट को काबू में किया, क्योंकि भूख की वजह से उसका पेट आवाज करने ही वाला था। ध्रुव जानता था कि याना को जरूर भूख लग रही होगी, लेकिन वो कल रात की घटना के बाद ध्रुव से थोड़ा दूर ही रहना चाहती थी। ये सोचकर ध्रुव को हंसी आ गई और उसने मुस्कुराते हुए याना से कहा, रिलैक्स, इसमें कल रात वाला नमक नहीं डला है, उसे तो मैं पहले ही फेंक चुका हूँ। ध्रुव की इस बात को सुनकर याना ने देखा कि ध्रुव कल रात के बारे में मजाक करके किस तरह मुस्कुरा रहा था। उसकी शक्ल देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। तभी मछली देखकर याना को एक बार फिर याद आया कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की वजह वो मछली थी जो खुद याना ने तैयार की थी।
तभी ध्रुव को देखकर उसे बुरा लगा क्योंकि उसमें ध्रुव की तो सच में कोई गलती ही नहीं थी। वैसे कल रात जो कुछ भी हुआ वो और बुरा हो सकता था अगर ध्रुव की जगह कोई और मर्द याना के साथ गुफा में मौजूद होता। यही सोचते हुए याना ने आह भरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर ध्रुव के हाथ से मछली लेने लगी। मछली लेने के बाद जैसे ही वो उसे खाने वाली थी तभी ध्रुव ने अचानक उसे टोकते हुए कहा, रुक जाओ याना। उसकी इस बात को सुनकर याना तुरंत रुक गई। उसने देखा कि ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब तरह की फिक्र थी जिसे देखकर याना को समझ नहीं आया कि आखिर ध्रुव उसे ये मछली खाने से क्यों रोक रहा था। उसे लगा कहीं ध्रुव ने इसमें कुछ अलग तो नहीं मिला दिया जिसका उसे अब पछतावा हो रहा था, या फिर बात कुछ और ही थी। तभी सवालों से परेशान हो रही याना को ध्रुव की आवाज़ सुनाई दी, मछली कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई, थोड़ा आराम से खाना। ये सुनकर उसे हंसी आने ही वाली थी लेकिन फिर उसने हंसी पर काबू पाते हुए आवाज़ में गुरूर के साथ ध्रुव से कहा, क्या तुमने कभी किसी शक्ति सम्राट को गर्म खाने से डरते देखा है? याना का ऐसा गुरूर देखकर ध्रुव को हंसी आ गई और इसलिए उसने अपना मुंह छुपाने के लिए खाना शुरू कर दिया। ध्रुव की चेतावनी के बाद भले ही याना ने उसके सामने अपनी रैंक की शेखी बघारनी शुरू की थी लेकिन ताकतवर के साथ साथ वो समझदार भी थी, इसलिए वो मछली के छोटे छोटे टुकड़े करके खाने लगी ताकि कहीं उसकी जुबान न जल जाए। फिर खाना खाते हुए उसने ध्रुव की तरफ देखकर धीमी आवाज में उससे कहा, कल तक शायद मैं इस सील को तोड़ दूंगी। ये सुनकर ध्रुव ने मुंह का निवाला गुटक लिया और फिर उसे अचानक से बुरा लगने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव जानता था कि शक्तियां वापस मिलते ही याना एक बार फिर पूरी तरह से शक्ति सम्राट बन जाएगी और जो रिश्ता उन दोनों के बीच कुछ दिनों में बना था वक्त के साथ साथ वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब शायद याना कल ही गुफा छोड़कर चली जाए और उसके जाने के बाद वो वापस अपनी शक्ति सम्राट वाली जिंदगी में लौट जाएगी। रही बात ध्रुव की तो वो वापस दक्ष रैंक हासिल करने की कोशिश में लग जाएगा और इस वजह से ध्रुव जानता था कि शायद बाद में वो दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे। ये सोचते हुए ध्रुव का चेहरा उतर गया और उसे ताज़ी मछली भी अचानक से बासी लगने लगी। फिर भी ध्रुव ने मछली के कुछ और टुकड़े खाए और फिर याना की तरफ देखते हुए उदास मन से कहा, हाँ ये तो काफ़ी अच्छी खबर है, बधाई हो। इस पर याना ने ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया, और जैसे ही मेरी शक्तियाँ पूरी तरह से वापस आ जाएंगी तो मैं एक बार फिर उस उड़ने वाले तिलिस्मी शेर से मुकाबला करने चली जाऊंगी। याना ने ध्रुव की उदासी को नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि वो अपनी शक्तियाँ वापस पाने के लिए बहुत बेसब्र हो रही थी। लेकिन तभी ध्रुव के मुंह से न चाहते हुए भी निकल गया, मुझे उम्मीद है कि वो तुम पर फिर से अपनी सील तकनीक इस्तेमाल करेगा। ये बात सुनकर याना को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए ध्रुव को जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, और रही बात इस मछली की तो मेरा पेट अब भर गया। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर याना ने वो मछली खुद से दूर की, लेकिन हैरानी में उसने देखा कि ध्रुव ने उसकी जूठी मछली उठाई और फिर वो उसे भी खाने लग गया। ये देखकर याना को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में ध्रुव को सुनाते हुए कहा, हाँ हाँ सब खा लो और मछलियाँ खा खा कर घुटन से ही मर जाओ। ये कहते वक्त याना का चेहरा लाल हो गया था। वैसे ये बता पाना मुश्किल था कि ये लाल रंग शर्म का था या फिर उसके गुस्से का, लेकिन याना की बात का ध्रुव ने बिल्कुल बुरा नहीं माना और उसकी जूठी मछली निगलते हुए याना से कहा, वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जवाब क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये सवाल करता हूँ, क्या तुम्हें मेरी मदद की कोई ज़रूरत है? ध्रुव की इस बात को सुनकर याना चुप हो गई और उसने झिझकते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसने ध्रुव के चेहरे पर हल्की परेशानी देखते हुए उससे कहा, पर्पल क्रिस्टल आमतौर पर उस उड़ने वाले तिलिस्मी शेर की गुफा में रहता है। पिछली बार मैंने गुफा में चोरी छुपे घुसने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से मैं पकड़ी गई। कल जब मैं अपनी सारी शक्तियाँ वापस हासिल कर लूंगी तब मैं उस तिलिस्मी शेर का ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगी। इस दौरान तुम उस तिलिस्मी शेर की गुफा में घुसकर वो पर्पल क्रिस्टल ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। याना का सुझाव सुनने के बाद भी ध्रुव की परेशानी कम नहीं हुई और उसने याना से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन काफ़ी शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं सिर्फ एकलव्य रैंक का योद्धा हूँ और उस इलाके में अगर किसी भी रैंक 3 के तिलिस्मी जानवर ने मुझे देख लिया तो वो बड़ी आसानी से मेरी जान ले लेगा। इतना कहकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, जैसे कि उसे पहले ही पता था कि कल उसका अंजाम क्या होने वाला था। लेकिन उसकी परेशानी देखते हुए याना ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कल जब मैं इस सील से आज़ाद हो जाऊंगी तब मैं एक खास तकनीक के इस्तेमाल से तुम्हें कुछ देर के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दूंगी। इतनी ताकत से तुम आसानी से खतरनाक इलाके के तिलिस्मी जानवरों से निपट सकोगे। और वैसे भी तिलिस्मी जानवर शेर की गुफा में कदम रखने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हें वहां पर कोई खतरा नहीं होगा। ये सुनकर ध्रुव की परेशानी थोड़ी कम होती हुई दिखी और उसने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। तभी उसे देखकर याना ने अपनी स्टोरेज अंगूठी रगड़कर उसमें से एक गहरे हरे रंग का क्रिस्टल निकालते हुए ध्रुव के हाथों में पकड़ा दिया और फिर उससे मुस्कुराते हुए कहा, इस क्रिस्टल को पहन लो। जैसे जैसे तुम पर्पल क्रिस्टल के करीब पहुंचते जाओगे ये गर्म होता जाएगा, इसलिए तुम्हें पर्पल क्रिस्टल ढूंढने के लिए सिर्फ इस क्रिस्टल के तापमान पर नजर रखनी होगी। याना की बात सुनते हुए ध्रुव ने वो क्रिस्टल अपनी गर्दन पर पहन लिया और फिर उसने अपना सिर उठाकर मुस्कुराते हुए याना से कहा, मैं जरूर अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ध्रुव की मुस्कुराहट देखकर याना भी थोड़ी खुश हुई और अब जो कि दोनों की जरूरी बातचीत खत्म हो चुकी थी, इसलिए दोनों के पास अब और कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। इस वजह से उस ठंडी गुफा के अंदर एक बार फिर गहरा सन्नाटा गूंजने लगा। इतने में उस सन्नाटे को तोड़कर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए याना से कहा, तुम जाकर अब आराम कर लो। मैंने अपनी ट्रेनिंग खत्म नहीं की, इसलिए मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा। ये कहकर उसने एक बार फिर पत्थर पर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद की और फिर से ध्यान लगाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करने लगा। वही याना ध्रुव को ट्रेनिंग करते देख कुछ सोचने लगी। फिलहाल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसके साथ उसने अपने मन में कहा, सो जा याना, कल का दिन तेरे लिए बहुत बड़ा होने वाला है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, कल तुझे वो सब भूलना ही होगा और वापस अपनी शक्ति सम्राट की जिंदगी में लौटना होगा। इतना कहकर याना ने भी अपनी आंखें बंद की और फिर देखते देखते वो नींद के आगोश में चली गई। उसे सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई होगी कि तभी अचानक ध्रुव की बंद आंखें खुल गई और उसने अपना सिर घुमाते हुए याना की तरफ देखा, जो इस वक्त पत्थर के चबूतरे पर आराम से सो रही थी। ये देखकर ध्रुव तुरंत उस पत्थर से खड़ा हुआ और फिर सोती याना के पास आकर खड़ा हो गया। फिर खड़े खड़े ध्रुव याना की खूबसूरती को निहारने लगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि कल से वो इस चेहरे को नहीं देख पाएगा। इस बात से उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी, जिसके साथ उसने पीठ पर काला पत्थर टांगते हुए गुफा के बाहर जाना सही समझा। वो जानता था कि तिलिस्मी जानवर शिकार की खोज में रात में ही सबसे ज्यादा एक्टिव होते थे और इसलिए गुफा से निगरानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन तभी अचानक याना की आंखें खुल गई और उसने देखा कि ध्रुव फिलहाल गुफा के बाहर देख रहा था। ये देखकर याना ने भी एक आह भरी और खुद से कहा, बुरा तो मुझे भी लगेगा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिर वो कौन सा खतरा है जो शेर की गुफा में ध्रुव का इंतजार कर रहा है। जवाब के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम पर 98। यही है रस खूंखर शेर की गुफा। अगली सुबह जब सूरज की तेज किरणें सोते हुए ध्रुव के चेहरे पर पड़ी तो झट से उसकी नींद टूटी और इस वजह से उसकी आंखें खुली। फिर उठकर ध्रुव ने सबसे पहले अपने आसपास नजरें घुमाई और उसे पत्थर पर पालती मारकर बैठी हुई याना दिखाई दी। उसकी लंबी तलवार इस वक्त उसकी गोद में आराम कर रही थी और वो एक बार फिर पहले जैसी लगने लगी थी, और ये असर उस सील तकनीक के टूटने का था। इस सील टूटने की वजह से याना का खूबसूरत चेहरा फिर से चमकने लगा था और उस पर पिछले कुछ दिनों की कमजोरी के कोई निशान नहीं दिख रहे थे। वो वैसे तो ध्यान लगाकर बैठी हुई थी, लेकिन ध्रुव की आंखें खुलते ही उसे भी कुछ महसूस हुआ और अचानक उसकी आंखें भी खुल गई। फिर अपनी आंखें खोलते ही याना ने ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे सवाल किया, जाग गए तुम? वो आवाज़ ध्रुव ने इससे पहले भी सुनी थी, लेकिन आज याना की आवाज़ में एक अलग एहसास था। ऐसा एहसास जैसे कि वो और ध्रुव एक बार फिर अजनबी बन गए थे, क्योंकि बात करने का ये लहजा अक्सर अजनबियों के बीच ही अपनाया जाता था। वही याना का सवाल सुनकर और उसके बात करने के इस अंदाज को देखते हुए ध्रुव ने हल्की उदासी के साथ उससे सवाल किया, सील तकनीक का असर खत्म हो गया है न? और ध्रुव के इस सवाल का जवाब देते हुए याना ने बिना चेहरे पर खुशी के साथ ध्रुव से कहा, हाँ, उसका असर अब खत्म हुआ। ये कहते ही अगले ही पल वो ध्रुव के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और ध्रुव के पास आकर उसने उसे देखते हुए आगे कहा, चलो यहाँ से चला जाए। हम जैसे ही इस गुफा से बाहर होंगे मैं कुछ वक्त के लिए तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ा दूंगी। इतना कहकर वो झट से पलटकर गुफा के बाहर जाने लगी। वही उसे गुफा से बाहर जाते देख ध्रुव काफी उदास दिखने लगा और उसने अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा,
मुझे आज से पहले वाली याना ज्यादा पसंद थी, अब तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। ये कहकर वो भी बाहर जाने के लिए तैयार हुआ और हड़बड़ाते हुए गुफा के बाहर जाने लगा। तभी उसने देखा कि गुफा के बाहर जाने से पहले याना एक पल के लिए अचानक से रुक गई, जैसे कि वो गुफा को देखकर कुछ सोचने लगी थी। लेकिन फिर उसने दोबारा चलना शुरू किया और देखते देखते वो गुफा से दूर चली गई। आसमान में इस वक्त सूरज चमक रहा था और ध्रुव इस चिलचिलाती धूप में अपने सामने चट्टान पर खड़ी याना को देख रहा था। सूरज की इस तेज रोशनी में वो ऐसे चमक रही थी जैसे ध्रुव ने उसे तिलिस्मी शेर से लड़ते वक्त देखा था। इसके साथ ही ध्रुव ने देखा कि याना के चेहरे पर उसका गुरूर भी अब साफ समझ आने लगा था, जो दूसरों को खुद की काबिलियत पर शक करने पर मजबूर कर दे। और एक बार फिर याना को ऐसा एहसास हुआ जैसे कि ध्रुव उसे ही देख रहा हो, इसलिए वो धीरे धीरे पलटकर ध्रुव की तरफ देखने लगी और फिर एक झटके में उसने अपनी नज़रें ध्रुव से हटाते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ वक्त के लिए दक्ष रैंक की शक्तियाँ दे देती हूँ, और क्योंकि मैं वायु मूल शक्ति की हूँ इसलिए तुम्हारी रफ्तार भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी तिलिस्मी जानवर ने तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो हीरो बनकर उससे लड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो जंग की आवाज़ें और ज़्यादा जानवरों को तुम्हारी ओर खींचने लगेगी। और अगर ऐसा हुआ तो तुम। इतना कहकर याना अचानक रुक गई और एक बार फिर अपनी नज़रें ध्रुव की तरफ करते हुए उसे थोड़ी फिक्र के साथ देखने लगी। लेकिन उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए ध्रुव ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। और क्योंकि उसने वो खतरे की बात अनसुनी कर दी थी, इसलिए उसके चेहरे पर परेशानी पूरी तरह से गायब थी, जिसे देखकर याना भी हैरान हो गई कि उससे कम ताकतवर लड़का फिलहाल उससे ज्यादा जांबाज दिख रहा था। अफसोस कि वो सच नहीं समझ पाई और कुछ देर की शांति के बाद उसने धीमी आवाज में ध्रुव से सवाल किया, तो क्या हम शुरू करें? फिर याना का सवाल सुनते ही ध्रुव ने बिना वक्त जाया किए उसे जवाब दिया, हाँ, शुरू करते हैं। ध्रुव को हामी भरते देख याना के खूबसूरत गोरे हाथ धीरे से आगे आए और फिर ध्रुव की पीठ की तरफ बढ़ने लगे। फिर जैसे ही ध्रुव की पीठ पर याना ने अपनी उंगलियां थपथपाई तो शक्तियों का एक बवंडर उसकी उंगलियों से निकलकर सीधे ध्रुव के शरीर के अंदर जाने लगा। ताज्जुब की बात यह है कि शक्तियों के इस बवंडर के बावजूद ध्रुव को किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि वो शक्तियां तो बहुत आसानी से ध्रुव के शरीर में समा रही थी। शक्तियों के शरीर में समाते ही ध्रुव अपने आप को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर पा रहा था। ये शक्तियां उसकी सोच से भी परे थी, जिस वजह से उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कि वो एक बार फिर पैदा हो रहा था। शक्तियों के साथ ही ध्रुव की हड्डियां भी मजबूत होती जा रही थी, जिस वजह से उसके पूरे शरीर से हड्डी कुड़कुड़ाने की आवाज भी आने लगी। फिर ध्रुव ने जैसे ही अपनी ताकतवर मुट्ठी बंद की तो उसके मन में एक सवाल आया, क्या यही है दक्ष रैंक की ताकत? ये तो एकलव्य रैंक से बहुत बहुत ज्यादा निकली। इसके साथ ही ध्रुव को यह भी महसूस होने लगा कि हड्डियों के भार के बावजूद वो पहले से हल्का महसूस कर रहा था। इसका मतलब उसकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इस बढ़ोतरी की वजह याना की वायु मूल शक्ति ही थी। तभी ध्रुव को समझ आया कि वायु मूल शक्ति वाले एकलव्य रैंक के योद्धा भी इसी वजह से इतनी रफ्तार में भाग पाते थे। तभी याना ने ध्रुव को कुछ याद दिलाते हुए उससे कहा, ये शक्तियां आराम से 2 घंटे तक चल जाएंगी। इन 2 घंटों में ही तुम्हें उड़ने वाले तिलिस्मी शेर की गुफा से वो पर्पल क्रिस्टल हासिल करके मेरे पास लाना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस 2 घंटे को और ज्यादा बढ़ा सकूं, लेकिन वो तिलिस्मी शेर बहुत शातिर है और इसलिए तुम्हें वक्त का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर उस शेर को हमारे प्लान की जरा सी भी भनक लगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमें अगली बार के मौके के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। आने वाले खतरे में बारे में जानने के बाद भी ध्रुव ताज़ा हासिल की गई शक्तियों से बहुत खुश था और इसी खुशी में उसने मुस्कुराते हुए याना से कहा, समझ गया, अब हम चल सकते हैं क्या? सच कहूँ तो मुझसे अब और इंतजार नहीं किया जा रहा। इस पर याना ने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव को जवाब दिया, हाँ, अब हम चलते हैं, वैसे भी हमारे पास वक्त की कमी है। ये कहकर याना ने तुरंत अपनी पीठ पर शक्तियां इकट्ठा करनी शुरू की, जिसके बाद उसकी पीठ से हरे रंग के पंख निकलने लगे। फिर जैसे ही वो उड़ने के लिए तैयार हुई तो उसने देखा कि ध्रुव ने अचानक उसे जोर के गले लगा लिया। ध्रुव की इस हरकत से वो हैरान हो गई और उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए हल्के गुस्से के साथ कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन याना की बात सुनने के बाद भी ध्रुव ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसने याना को समझाते हुए कहा, हमें बहुत दूर जाना है और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे जंगलों से भगाते हुए वहां पहुंचाना चाहोगी, क्योंकि अगर गलती से भी वहां मुझे कोई रैंक 4 या रैंक 5 का तिलिस्मी जानवर दिख गया
तो मेरा सफ़र तो वही के वही खत्म हो जाएगा ना। क्या तुम यही चाहती हो? ध्रुव की बात सुनकर याना ने अपना सिर हिलाया और फिर वो उड़ने की तैयारी करने लगी। ये देखकर कि याना उसकी बात के लिए राजी हो गई थी, ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो याना पर अपनी पकड़ और मजबूत करने लगा। ये देखकर याना ने हल्के गुस्से के साथ उससे कहा, कुछ भी गलत करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें ऊपर से ही फेंक दूंगी। ध्रुव के कस के पकड़ने पर याना शर्म के मारे हल्की लाल हो गई थी। लेकिन अब जो याना की ताकत पूरी तरह से वापस आ गई थी, इसलिए वो शर्माते हुए भी ध्रुव को धमकी दे पा रही थी। फिर गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू किया और सीधे आसमान की तरफ देखा कि तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अगर मुझे कुछ गलत ही करना होता ना, तो मैं वो पिछले कुछ दिनों में ही कर चुका होता। तुम्हारे फिर से ताकतवर होने का इंतजार नहीं करता। याना ने ये बात सुनकर भी अनसुनी कर दी थी और पैर छटकते हुए उसने तुरंत हवा में छलांग लगाई, जिसके बाद उसके पंख जोर जोर से फड़फड़ाने लगे और वो तेजी से हवा में उड़ने लगी। फिर जैसे ही वो दोनों हवा में उड़ने लगे तो ध्रुव ने किसी ऑक्टोपस की तरह याना को पकड़ लिया, जिस वजह से याना के खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी नाराजगी झलकने लगी। उसने देखा कि कैसे ध्रुव ने उसकी धमकी को नज़रअंदाज करते हुए उसे तंग करना जारी रखा। फिर गुस्से में याना ने अपनी उड़ने की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ा दी ताकि वो जल्द से जल्द ध्रुव को खुद से अलग कर पाए। इस वक्त वो दोनों हवा में तेजी से उड़ रहे थे और नीचे से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हरे रंग की रोशनी तेजी से आसमान के दूसरे छोर पर जा रही थी। इस रफ्तार और ऊंचाई की वजह से ध्रुव बादलों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करते हुए उसने कुछ सोचते हुए याना से एक सवाल किया, एक बात बताओ, तुम्हारे पास शक्ति सम्राट रैंक के कितने सितारे हैं? ध्रुव ने ये बात याना के बिल्कुल नज़दीक आकर उसके कानों में कही थी, जिससे याना को कान में गर्म हवा महसूस हुई, जिसके बाद उसने गुस्से से ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, 3 सितारे। उसका जवाब सुनकर ध्रुव अपना सिर हिलाने लगा। फिर कुछ पल शांत रहने के बाद उसने याना के कान के पास आकर एक और सवाल किया, और उस उड़ने वाले तिलिस्मी शेर के पास कितने सितारे हैं? याना का ध्यान इस वक्त पूरी तरह से उड़ने पर था, लेकिन इसके बावजूद उसने ध्रुव का सवाल सुनकर उसे जवाब देते हुए कहा, तिलिस्मी जानवरों में सितारे नहीं होते। लेकिन अगर तुम्हें उसकी शक्ति के बारे में जानना ही है, तो मान लो कि वो अगर इंसान होता तो 2 सितारों वाला शक्ति सम्राट होता। लेकिन वो तिलिस्मी शेर अपनी शारीरिक ताकत की वजह से जाना जाता है और इसलिए वो किसी 4 या 5 सितारे वाले शक्ति सम्राट से भी आसानी से लड़ लेगा। कुल मिलाकर उसकी शक्तियों को तुम 3 सितारों बराबर मान सकते हो। याना की ये बात अच्छे से ध्रुव की समझ में आ गई थी, इसलिए उसने अपना सिर हिलाते हुए याना से कहा, तभी मैं सोचूं कि उस दिन मुकाबला बराबरी के बाद भी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। वो जब अपने शरीर से हमला करता है तो सामने वाले के पास उसका बचाव नहीं होता है। शायद इसलिए उसने जब तुम्हारे सीने पर पंजा मारा था तो। लेकिन अचानक ध्रुव को महसूस हुआ कि उसका शरीर टेढ़ा होने लगा और वो हड़बड़ाते हुए हवा में गिरने लगा। हवा में गिरते ही ध्रुव ने एक जोर की चीख निकाली, आ! तभी ध्रुव ने अपने चील के पंख बाहर निकालने की कोशिश की ताकि वो उड़कर गिरने से बच सके, लेकिन वो इतनी तेजी से गिर रहा था कि उसका सिर घूमने लगा और वो ध्यान लगा ही नहीं पाया। उसने अंगूठी रगड़कर विदुर को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाया। फिर जैसे ही उसे लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई थी, जो वो याना के सीने पर लगी चोट के बारे में कहने वाला था, और तभी उसने देखा कि याना उड़ते हुए उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। याना के ऐसा करने से ध्रुव गिरने से बच गया और इस वक्त घबराते हुए याना को देख रहा था। उसे इस हाल में देखकर याना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, कुछ भी गलत करने जाओगे तो सीधे नीचे फेंक दूंगी। मेरी सीने के बारे में बात करना भी मैं गलत काम ही मानती हूँ। याना समझ गई थी कि ध्रुव को समझाने के लिए उसे ऐसा ही कदम उठाना होगा, और उसकी उम्मीद के मुताबिक ध्रुव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, हाँ ठीक है, अब से कुछ नहीं करूँगा। ये सुनकर याना ने जैसे ही अपना ध्यान वापस उड़ने पर किया तो अचानक ध्रुव के मुंह से निकल गया, लेकिन तुम्हारे घाव तो अब तक ठीक हो चुके होंगे, क्योंकि जब आखिरी बार मैंने उसे देखा था तो तुम्हारे सीने का घाव पूरी तरह से नहीं भरा था। ये बात ध्रुव के मुंह से इतनी रफ्तार से निकली कि याना के चेहरे पर तुरंत गुस्सा दिखाई देने लगा। उसके शरीर से उसकी शक्तियां बाहर आने लगी थी और वो ध्रुव को दोबारा गिराने के लिए तैयार हो गई थी। और याना ने सोच लिया था कि वो इस बार उसे गिरने से नहीं बचाने वाली थी, लेकिन फिर उसे ज्यादा आया कि पर्पल क्रिस्टल हासिल करने के लिए उसे ध्रुव की ज़रूरत थी,
और इसलिए उसने दांत पीसते हुए ध्रुव को नीचे नहीं गिराया। लेकिन ध्रुव तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, बाद में कभी मैं तुम्हारी ऐसी दवा बनाने में मदद करूंगा जिससे वो सारे घाव गायब हो जाएंगे। इतनी खूबसूरत लड़की के जिस्म पर वो बदसूरत घाव, बहुत नाइंसाफी है। ध्रुव के मुंह से निकला हर लफ्ज याना के दिल की गहराइयों में जाकर हलचल मचा रहा था, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर हार मानते हुए उसने एक आह भरी, जिसके बाद उसके शरीर से निकलती शक्तियां अचानक गायब हो गई। ऐसा करने के बाद उसने थोड़ा चिढ़ते हुए ध्रुव से कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार यहाँ मेरा काम खत्म हो जाए तो मैं तुमसे जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलना चाहूंगी। याना के मुंह से निकली ये बात सुनकर ध्रुव एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने मन ही मन याद करते हुए सोचा कि याना एक शक्ति सम्राट थी और इसका मतलब उसके लिए घाव गायब करने वाली गोलियों का इंतजाम करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सोचकर ध्रुव चुप हो गया और बाकी के सफर के दौरान याना की दिल की बात पूरी हुई और उसे वही शांति हासिल हुई जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो ध्रुव की लगातार बड़बड़ को मिस करने लगी और तभी उसने देखा कि वो लोग मंजिल के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। फिर ध्रुव और याना बिना शोर किए पत्थरों के पास उतरे और जमीन पर उतरते ही ध्रुव बड़ी समझदारी से याना से दूर हुआ और थोड़ी दूर पर दिख रहे पर्वत की ओर देखने लगा। उस पहाड़ के शिखर के पास एक बहुत बड़ी गुफा थी जो पेड़ों की टहनियों के पीछे से थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़ रही थी। तभी पत्थर के पास खड़े ध्रुव ने पर्वत की ओर देखते हुए याना से सवाल किया, क्या यही है उस तिलिस्मी शेर की गुफा? ध्रुव का ये सवाल सुनकर याना ने अपना सिर धीरे से हिलाते हुए उसे जवाब दिया, हाँ, यही है उस खूंखार तिलिस्मी शेर की गुफा। इतना कहकर याना गुफा के आसपास नजरें घुमाने लगी और उसने वहां जो कुछ देखा उसे देखकर उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। इसी परेशानी में उसने ध्रुव की तरफ पलटकर थोड़ा घबराते हुए कहा, गुफा के आसपास की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। इसका मतलब वो जानता था कि मैं जरूर वापस आऊंगी। क्या ध्रुव याना को पर्पल क्रिस्टल दिला पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम पर 99। चलिए पर्पल क्रिस्टल हासिल करते हैं। गुफा के आसपास की सुरक्षा देखने के बाद याना ने ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे कहा, गुफा की एंट्रेंस पर जितने भी हाई रैंक वाले जानवर होंगे उन्हें मैं देख लूंगी। रही बात तुम्हारी, तो तुम अपने हिसाब से सही वक्त देखकर चुपचाप गुफा के अंदर चले जाना। याना की इस बात को सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उससे धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और इस बात का भी कि कुछ भी बुरा ना हो। ध्रुव की ये बात सुनकर याना थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर वो अपना सिर घुमाते हुए उड़ने के लिए तैयार हुई। फिर तेजी से उसके पंख फड़फड़ाने लगे और वो हवा में उड़ते उड़ते तेजी से गुफा की तरफ बढ़ी। उसके वहां जाने के बाद ध्रुव ने मन ही मन सोचा, वैसे तो मैं मन ही मन चाहता हूं कि इस पर एक बार फिर सील तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उस वजह से कम इसका गुरूर तो ठिकाने पर रहता है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस बार इसे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं इसके साथ हूं। दूसरी ओर याना गुफा की ओर तेजी से बढ़ रही थी और वो जैसे ही गुफा से 100 मीटर की दूरी पर पहुंची तो उसे पर्वत के पास बहुत से जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये सुनते ही याना ने अपनी कलाई घुमाए और अपनी अंगूठी में से एक हरे रंग की तलवार बाहर निकाली। फिर याना का शरीर भी जैसे तुरंत एक हरे रंग की रोशनी में बदलने लगा और वो बिजली की रफ्तार से पास के घने जंगलों की तरफ बढ़ी। फिर धीरे धीरे तिलिस्मी जानवरों की आवाजें कम होने लगी, क्योंकि कुछ जानवर शक्ति सम्राट याना से डरकर भाग रहे थे तो कुछ उससे मार खाकर बेहोश हो गए थे। फिर जैसे ही जानवरों की आवाज बहुत कम हुई, अचानक गुफा में से एक दहाड़ती हुई आवाज सुनाई दी, इंसानी लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू फिर से यहाँ आ गई। आज तो मैं अपनी सींग का बदला लेने के लिए तेरी जान लेकर ही रहूंगा। ये आवाज जानवरों को खदेड़ रही याना ने भी सुनी थी, जिसके बाद उसने तुरंत आसमान की तरफ नजरें की और उसे गुफा के पास चमकती हुई रोशनी दिखाई देने लगी, जो एक झटके में गुफा से निकलकर घने जंगल की तरफ बढ़ने लगी थी। और एक बार फिर आसमान का रंग बदलकर अब 2 रंगों का दिखने लगा था, एक रंग हरा और एक रंग पर्पल। फिर जैसे ही वो दोनों आमने सामने हुए, दौड़ते भागते एक बार फिर वो दोनों जमीन से बहुत ऊपर आसमान में पहुंच गए। जैसे ही ध्रुव की नज़र आसमान में दिख रही 2 रंगों पर पड़ी तो ध्रुव समझ गया कि दोनों शक्ति सम्राटों का मुकाबला अब शुरू होने वाला था। यही देखते हुए ध्रुव ने सोचा कि गुफा में घुसने का यही सही वक्त था जब वो शेर उससे इतना दूर था। इसलिए ध्रुव ने तेजी से घने जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां से होकर वो पर्वत के शिखर पर बनी गुफा के लिए जाने लगा।
फिर कुछ वक्त बाद जैसे ही ध्रुव घने जंगल में पहुंचा तो उसे जमीन पर बहुत से तिलिस्मी जानवरों की लाशें दिखाई दी। इनमें से ज्यादातर जानवर रैंक 3 या फिर उससे ऊपर के थे जो फिलहाल खून के कीचड़ में बिखरे पड़े थे। ये नज़ारा देखकर ध्रुव को याना की बेरहमी का अंदाजा लग गया, और वैसे तो जब भी ध्रुव किसी तिलिस्मी जानवर की लाश देखता तो तिलिस्मी पत्थर ढूंढने के लिए रुक जाता, लेकिन आज उसके पास ये करने का बिल्कुल वक्त नहीं था। इसलिए वो तेजी से लाशों के ऊपर से छलांग लगाते हुए उस घने जंगल से सीधे बाहर निकला। जंगल से बाहर निकलते ही ध्रुव को थोड़ी दूरी पर गुफा दिखने लगी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ध्रुव ने देखा कि ज्यादातर तिलिस्मी जानवर जो गुफा के आसपास निगरानी रख रहे थे उन्हें याना पहले ही संभाल चुकी थी, लेकिन 2 रैंक 3 वाले जानवर अधमरी हालत में लेटे हुए आसमान में होते मुकाबले को देख रहे थे। उस मुकाबले की वजह से धरती पर जो कंपन हो रहा था उसमें वो बार बार उछलकर दर्द से कराह रहे थे। इन जानवरों को देखकर ध्रुव थोड़ा घबरा गया, क्योंकि ये जानवर गुफा से कुछ 10 मीटर्स की दूरी पर थे। फिर कुछ सोचते हुए ध्रुव ने तुरंत अंगूठी में से दवा पाउडर निकाला, जिसे ध्रुव ने खुद बहुत गौर से बनाया था ताकि वो अपने शरीर की बू को जानवरों से छुपाकर रख सके। फिर ध्रुव ने वो पाउडर खुद पर छिड़कते हुए गुफा की तरफ जाना शुरू किया। वो जैसे ही पहाड़ चढ़कर गुफा के करीब पहुंचा तो वहां पहुंचते ही वो एक पत्थर के पीछे छिप गया और जमीन पर पड़े दोनों जानवरों को घूरने लगा। ध्रुव देख रहा था कि वो जानवर कपकपा रहे थे, इसलिए ध्रुव ने कुछ सोचते हुए अंगूठी में से एक कपड़ा निकालकर अपने पैरों में बांध लिया। अब जो ध्रुव गुफा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था तो उसने एक गहरी सांस लेते हुए भागना शुरू किया, और फिर वो शक्तियों का इस्तेमाल कर जानवरों के ऊपर से छलांग लगाते हुए गुफा के अंदर पहुंच गया। छलांग पूरी करके जैसे ही ध्रुव ने तेजी से गुफा के अंदर कदम रखा तो दोनों तिलिस्मी जानवरों में से एक ने गुफा की तरफ अपनी नजरें घुमाई, लेकिन जब उसे वहां कोई नहीं दिखा तो वो एक बार फिर आसमान में हो रही लड़ाई की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी ओर गुफा में अंदर घुसते ही ध्रुव ने देखा कि उस गुफा में उसकी उम्मीद से ज्यादा रोशनी थी, और वहां कुछ पर्पल कलर के क्रिस्टल्स दीवारों पर लगे हुए थे। ये क्रिस्टल्स कुदरती तौर पर गुफा से ही निकले थे और इसलिए काफी खूबसूरत दिख रहे थे। फिर ध्रुव ने देखा कि वो गुफा काफी ज्यादा बड़ी थी और ये क्रिस्टल्स गुफा में हर जगह लगे हुए थे। ये देखकर ध्रुव ने सोचा कि ये शेर कितना समझदार था जो उसने क्रिस्टल्स को ऐसे यूज किया था जैसे कि कोई इंसान करता। यही सोचते हुए ध्रुव गुफा के अंदर चलने लगा, और जैसा कि याना ने उसे बताया था गुफा के अंदर कोई तिलिस्मी जानवर नहीं था। उस गुफा में इस वक्त सिर्फ ध्रुव के चलने की आवाज गूंज रही थी, और कुछ देर चलने के बाद ध्रुव एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा जहां से वो रास्ता 2 रास्तों में बंट गया। सामने दिख रहे दोनों रास्तों को ध्रुव ध्यान से देखने लगा। एक पल चुप रहने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और फिर बाएं ओर के रास्ते पर चलना शुरू किया। ये रास्ता बहुत घुमावदार था, जिस वजह से ध्रुव को बार बार मुड़ना पड़ा। फिर जैसे जैसे ध्रुव अंदर जाता गया उसने महसूस किया कि अचानक से वहां गर्मी काफी बढ़ने लगी थी। इसी एहसास की वजह से वो रुका और उसने तुरंत अपने हाथ से अपने माथे का पसीना पोंछा, और तभी उसे दूर से आती पर्पल रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर की शक्तियों को इकट्ठा करने लगा। तभी ध्रुव ने महसूस किया कि वो वायु मूल शक्ति उसके अंदर तेजी से बहने लगी थी, और तैयारी करने के बाद वो एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। फिर चलते चलते वो उस पर्पल रोशनी के पास पहुंच गया। ध्रुव को इस वक्त उस बड़ी सी गुफा के बीचों बीच एक चौकोर टेबल पर अपने सिर बराबर एक पर्पल कलर का गोला दिखा, जो उस चमचमाती गुफा में भी अलग से जगमगा रहा था। उस गोले को गौर से देखने के बाद ध्रुव की समझ आया कि गुफा में इस वक्त जो गर्मी महसूस हो रही थी वो सिर्फ इस गोले की वजह से थी, क्योंकि वो गर्मी गोले के अंदर से ही निकल रही थी। इस बात से हैरान ध्रुव उस गोले को मुंह खोलकर निहारता रहा, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि इस चीज में इतनी ज्यादा शक्ति होगी। फिर उसने एक बार फिर अपने आसपास नजरें घुमाई और फिर उस गोले को देखते हुए खुद से सवाल किया, क्या यही है वो पर्पल क्रिस्टल? लेकिन याना का दिया हुआ क्रिस्टल तो कुछ बता ही नहीं रहा। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि यही वो क्रिस्टल है या नहीं? ये सोचते हुए ध्रुव ने अपने पास से वो क्रिस्टल निकाल लिया जो याना ने उसे दिया था। ये क्रिस्टल पर्पल क्रिस्टल के करीब आते ही गर्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ध्रुव ने महसूस किया कि इस वक्त वो क्रिस्टल ठंडा पड़ा हुआ था। फिर ध्रुव ने उस क्रिस्टल को वापस रखते हुए सामने दिख रहे बड़े पर्पल क्रिस्टल की ओर धीरे धीरे चलना शुरू किया। वो जैसे जैसे उस टेबल के पास जाता जा रहा था तो उसे बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होने लगा। फिर ध्रुव जैसे ही उसके पास पहुंचा
तो उसने झुककर उस रहस्यमयी पर्पल गोले को देखते हुए विदुर से कहा, आचार्य, बाहर आकर जरा देखिए ये चीज आखिर है क्या। ध्रुव की बात सुनकर विदुर उड़ते हुए अंगूठी से बाहर निकले और बाहर निकलते ही सीधे उस पर्पल कलर के गोले को देखने लगे। उस गोले को कुछ पल देखने के बाद विदुर की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। उनके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर खुद को जरा संभालते हुए विदुर ने ध्रुव से कहा, ये तो तिलिस्मी शेर का जादुई लिक्विड है। बाप रे ध्रुव, तुम्हारी किस्मत तो सचमुच बहुत ज्यादा अच्छी ही। तुमने ऐसी खास चीज को ढूंढ निकाला। विदुर के मुंह से इस चीज का नाम पहली बार सुनकर ध्रुव को समझ नहीं आया कि आखिर वो इतने हैरान क्यों थे। इसलिए ध्रुव ने विदुर से सवाल किया, तिलिस्मी शेर का जादुई लिक्विड, ये क्या होता है आचार्य। इस पर विदुर ने हवा में तैरते हुए ध्रुव को जवाब दिया, ये एक लाजवाब चीज है ध्रुव। जैसा कि तुम जानते हो, उड़ने वाला तिलिस्मी शेर एक ऐसा तिलिस्मी जानवर होता है जिसमें बहुत सी अंदरूनी शक्तियां होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका रैंक 6 तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। रही बात इस लिक्विड की, तो जब एक तिलिस्मी शेर अपने बच्चे को जन्म देता है तो कभी कभी वो अपने तिलिस्मी बच्चे के साथ साथ इस तरह के जादुई लिक्विड को भी जन्म देता है। इसका मतलब ये लिक्विड भी उस तिलिस्मी शेर के अंदर था, जिस वजह से इसमें बहुत सारी पवित्र शक्ति है। इतनी शक्ति कि अगर कोई रैंक 4 का तिलिस्मी शेर इसे पी ले तो वो रैंक 5 का तिलिस्मी शेर बन सकता है। और इस लिक्विड की मदद से उसके शरीर की रोशनी भी बाकी तिलिस्मी शेरों की रोशनी से ज्यादा ताकतवर होगी। सच कहूँ तो जब मैं सफर पर निकला था तो 8 तिलिस्मी शेरों की गुफा में चोरी छिपे घुसने के बाद भी मुझे ये लिक्विड नहीं मिला, और आज देखो तुम्हें पहली ही गुफा में घुसकर ये चीज मिल गई। विदुर ने जैसे ही ध्रुव को उस लिक्विड के बारे में समझाना खत्म किया तो ध्रुव की आंखों में उस लिक्विड के लिए एक अलग ही चमक आ गई। वो लिक्विड जो कि एक पर्पल क्रिस्टल के अंदर भरा हुआ था, इस वक्त ध्रुव को अपनी ओर खींचने लगा और ध्रुव ने आंखों में चमक के साथ अपने दोनों हाथों को आगे लाते हुए कहा, ये चीज इतनी लाजवाब है। ये कहकर उसने जैसे ही अपने हाथों से उस क्रिस्टल को छुआ तो उसे हाथों में एक तेज चिनमिनाहट महसूस हुई और उसने तुरंत अपने हाथ वापस लिए। आउच! तभी ध्रुव ने देखा कि उसकी हथेलियां जल गई थी और इसलिए उसने तुरंत अंगूठी से दवा निकालते हुए उस पर मलना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे उसके हाथ ठीक होने लगे तो उसने विदुर की तरफ देखते हुए कहा, आचार्य, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, मैं इससे कैसे उठाऊं। ये सुनकर विदुर ने हंसते हुए ध्रुव को जवाब दिया, हाँ, मैं जानता हूँ ये बहुत गर्म है। और ये क्रिस्टल टेबल से चिपक चुका है। अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इसे खोदकर निकालना पड़ेगा। विदुर की बात सुनते ही ध्रुव ने हैरानी में सवाल किया, खोदकर निकालना पड़ेगा। इतना कहकर ध्रुव ने जैसे ही टेबल के नीचे देखा तो उसे जमीन दिखी और वो ये सोचने लगा कि इस क्रिस्टल को खोदकर टेबल से अलग करने में न जाने कितना वक्त लगेगा। और फिलहाल उसके पास वक्त की ही बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन उसे याद आया कि वो यहाँ अकेला नहीं था, और तभी उसने मुस्कुराते हुए उम्मीद भरी नजरों से विदुर की तरफ देखा, जिसे देखकर विदुर ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरी तरफ तो तुम देखो भी मत। अगर मैं शक्तियों का इस्तेमाल करके इसे यहाँ से ले जाऊंगा तो बाहर मुकाबला कर रहे तिलिस्मी शेर को आसानी से दिख जाएगा कि उसकी गुफा में कुछ तो हो रहा है। और वैसे भी अगर हमने ये क्रिस्टल निकाल भी लिया तो इसके अंदर का लिक्विड तो बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे। इस दौरान ध्रुव को समझ नहीं आया कि विदुर क्यों ऐसा कह रहे थे, इसलिए उसने विदुर से एक और सवाल किया, लिक्विड बाहर नहीं निकाल पाएंगे मतलब। ध्रुव के चेहरे पर इस वक्त परेशानी दिख रही थी, जिसे दूर करने के लिए विदुर ने उसे समझाते हुए कहा, इसे बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि हम इस क्रिस्टल को तोड़कर इसमें से जादुई लिक्विड को बाहर निकालें। लेकिन किसी वजह से इस क्रिस्टल को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। ऐसा मान लो जैसे इस पर एक तरह का जादुई कवच चढ़ा हुआ है जो हर ताकतवर हमले को भी आसानी से झेल लेता है। विदुर की बात सुनकर ध्रुव की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई और उसके गुजरते वक्त के साथ साथ उसके माथे की शिकन भी बढ़ती जा रही थी। और फिर कुछ समझ न आने पर ध्रुव ने विदुर की तरफ देखकर उनसे सवाल किया, आचार्य, सारे रास्ते बंद होते दिख रहे हैं, अब आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें। आखिर आप भी तो इसे ढूंढ रहे थे, इसका मतलब आपको कोई तरीका तो पता ही होगा इसे बाहर निकालने का। तभी ध्रुव के इस सवाल का जवाब देते हुए विदुर ने एक रहस्यमय अंदाज में उससे कहा, तरीका है ना, लेकिन सिर्फ ताकत के बल पर इसे तोड़ना मुमकिन नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है जिसकी मदद से ये क्रिस्टल तोड़ा जा सकता है। इतना कहकर विदुर अचानक रुक गए।
लेकिन ध्रुव ने वो चीज जानने की इच्छा में विदुर से हड़बड़ाते हुए कहा, और वो चीज क्या है आचार्य? वही ध्रुव की हड़बड़ाहट देखकर विदुर अचानक जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने ध्रुव के गले पर टंगे पर क्रिस्टल को देखते हुए कहा, हाँ हाँ, यही वो चीज है। इतने बड़े सवाल के इतने छोटे जवाब से हैरान होते हुए ध्रुव ने पूछा, क्या ये क्रिस्टल? लेकिन ध्रुव परेशानी में विदुर से कुछ पूछ ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने विदुर से धीमी आवाज में सवाल किया, कहीं आप उस करिश्माई पर्पल क्रिस्टल की तो बात नहीं कर रहे जो याना हासिल करना चाहती है? इस पर मुस्कुराते हुए विदुर ने जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा। सिर्फ वो करिश्माई पर्पल क्रिस्टल ही इस चीज को तोड़ सकता है और कोई क्रिस्टल ये काम नहीं कर सकता। विदुर ध्रुव के जवाब से खुश हो गए थे और ये खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। विदुर के जवाब से आखिरकार ध्रुव की परेशानी कम हुई और उसने मुस्कुराते हुए विदुर से कहा, अगर ऐसा है तो हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? चलिए चलकर वो पर्पल क्रिस्टल हासिल करते हैं। इतना कहकर ध्रुव पीछे की तरफ मुड़ा और तुरंत तेजी से भागने लगा। वो इस वक्त गुफा के दूसरे रास्ते पर जाना चाह रहा था क्योंकि वो समझ गया था कि उसे जिस पर्पल क्रिस्टल की तलाश थी वो इस जगह पर तो बिल्कुल नहीं था। ध्रुव को भागते हुए देख विदुर भी तेजी से उड़ते हुए ध्रुव के बगल में आए और कुछ याद करते हुए उससे कहा, ध्रुव मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। तिलिस्मी शेर के जादुई लिक्विड होने का मतलब है कि इस गुफा में एक छोटा तिलिस्मी शेर भी जरूर होगा। ये सुनते ही ध्रुव के तेज भागते कदम अचानक से रुक गए और ध्रुव की परेशानी उसके चेहरे पर एक बार फिर दिखने लगी। क्या इस गुफा में एक और तिलिस्मी शेर है? क्या ध्रुव शेर से बचकर वो पर्पल क्रिस्टल हासिल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 100 इंतजार है तो सिर्फ दावा के काम करने का। आचार्य की चेतावनी सुनने के बाद ध्रुव पहले तो थोड़ा परेशान हुआ, फिर जब उसे याद आया कि उसके पास फिलहाल दक्ष रैंक की शक्तियां थी तो उसने थोड़े खूंखार तरीके से कहा, अगर गलती से भी वो शेर का बच्चा मेरे सामने भी आया ना तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे मारने से पहले वो मुझ पर हमला करने की सोचेगा। इतना कहकर ध्रुव तेजी से गुफा के बाहर भागा, जिसे देखकर विदुर ने मुस्कुराते हुए सोचा, कितना जांबाज हो गया है ये लड़का, लेकिन अभी भी ये खुद को जरूरत से ज्यादा ताकतवर समझता है। ये कहने के बाद आचार्य मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगे और फिर उन्होंने ध्रुव का पीछा किया। ध्रुव जैसे ही एक बार फिर दोराहे पर पहुंचा तो मुड़कर उसने तुरंत दूसरे रास्ते की तरफ दौड़ लगाई। और अब जो कि वो जानता था कि वहां एक तिलिस्मी शेर होगा, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतने लगा। चलते चलते उसने ध्यान दिया कि वो गलती से किसी पत्थर को भी न लात मार दे, जिससे गुफा में आवाज गूंजने लगे और वो शेर सावधान हो जाए। इसी तरह ध्रुव कुछ दूर तक चलता रहा और तभी उसे दिखा कि वो गुफा की किसी दूसरी जगह पर आ गया था। फिर एंट्रेंस पर ध्रुव ने रुककर खुद को दीवार से चिपकाते हुए अंदर झांकने की कोशिश की और उसने देखा कि वो जगह पूरी तरह से क्रिस्टल से भरी हुई थी। आगे देखते हुए ध्रुव की निगाहें उस जगह के बीचों बीच पहुंची और उसने अचानक से आगे देखना रोक दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव को वहां एक छोटा उड़ने वाला तिलिस्मी शेर जमीन पर आराम करते हुए बैठा दिखाई दिया। देखने से ही समझ आ रहा था कि वो शेर इस वक्त सो रहा था। उस शेर को देखते ही ध्रुव के माथे पर पसीना दिखने लगा, जिसे उसने बिना आवाज किए पोंछना शुरू किया। तभी उसे अचानक अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, हाँ हाँ, ये जानवर तो काफी छोटा है, मेरे ख्याल में ये सिर्फ रैंक 3 का है, इसलिए तुम आगे बढ़ते रहो ध्रुव। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा, रैंक 3 का शेर। ध्रुव को इस वक्त समझ आया कि दक्ष रैंक की शक्तियां होने के बावजूद जब उसके सामने वो शेर दिख रहा था तो उसे बहुत घबराहट महसूस होने लगी। ये छोटा शेर भी साइज में काफी बड़ा था और ध्रुव अच्छे से जानता था कि उस शेर को हराना इतना आसान नहीं होगा जितना कि उसने पहले सोचा था। फिर ध्रुव माथे पर शिकन के साथ लगातार उस तिलिस्मी शेर को देखे जा रहा था जो इस वक्त जमीन पर बैठा हुआ था। फिर घबराते हुए ध्रुव ने पलटकर विदुर से कहा, आचार्य, उस जानवर को आप क्यों नहीं खत्म कर देते? ये सुनकर विदुर ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि तुम्हें अकेले ही मुसीबतों से निपटना होगा, इसलिए जब तक बात जिंदगी मौत पर नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। इस पर ध्रुव ने नाराजगी के साथ विदुर को देखते हुए कहा, आप बहुत बेरहम हैं। मेरी मदद करने के लिए मुझे मरने की हालत में देखना चाहते हैं। ठीक है तो फिर मैं इस शेर के बच्चे से खुद ही निपट लूंगा।
ये कहकर ध्रुव ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया तो विदुर ने उसे जरा सावधान करते हुए कहा, तुम उसे सच में खत्म करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? ध्यान रखना ध्रुव, वो दिखने में छोटा लग सकता है, लेकिन अगर बात ताकत की करें तो वो शेर का बच्चा भी रैंक 3 के तिलिस्मी जानवरों के मुकाबले काफी ताकतवर माना जाता है। तुम अपने छोटे से शरीर के साथ अगर क्लास 3 की तकनीक का भी इस्तेमाल करो तो भी उसे खत्म नहीं कर पाओगे। इस पर ध्रुव ने थोड़ा चिढ़ते हुए विदुर से कहा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं उसके पास जाकर उसे मुकाबले के लिए चुनौती देने वाला हूँ। इतना कहने के बाद ध्रुव ने बिना ज्यादा आवाज किए अपनी स्टोरेज अंगूठी में से बहुत सी चीजें बाहर निकाली और उन्हें बारी बारी देखने लगा। और फिर सारी चीजों में से ध्रुव ने एक पर्पल कलर का फल और एक हरे रंग की बोतल अपने पास रखी और बाकी चीजें फिर से अंगूठी के अंदर डाल दी। उस फल को देखते हुए विदुर ने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा, पर्पल स्मोक फ्रूट। इसका मतलब तुम मेरी बात पर ध्यान दे रहे थे जब मैंने तुम्हें बताया था कि ये फल सारे अग्निमूल शक्ति के जानवरों का पसंदीदा होता है। पर्पल स्मोक फ्रूट एक ऐसा खास फल था जो सिर्फ तिलिस्मी जानवरों के इलाके में ही पाया जाता था। इस फल के अंदर एक हल्की सी लौ जलती रहती थी और इसी वजह से इस फल को अग्निमूल शक्ति के जानवर काफी पसंद करते थे। तभी ध्रुव ने विदुर की बात को नजरअंदाज करते हुए हरी बोतल में से एक बूंद उस पर्पल फल पर गिरा दी, जिसे देखकर विदुर ने ध्रुव से सवाल किया, कहीं तुम इस तिलिस्मी शेर को जहर तो नहीं देना चाह रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि उड़ने वाले तिलिस्मी शेर को इस जहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे इतनी आसानी से जहर देकर खत्म कर दोगे? इस पर ध्रुव ने तुरंत जवाब में विदुर से मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा ये जहर है? ये एक खास तरीके की दवा है जिसे मैंने जमाल गोटा से बनाया है। इसे खाते ही वो शेर चाह कर भी एक जगह नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि ये दवा उसका पेट खराब कर देगी। और एक बार वो इस फल को खा ले फिर देखता हूँ कि कौन कितना ताकतवर है। ध्रुव की ये बात सुनकर विदुर की हंसी छूट गई, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को रोकते हुए ध्रुव से कहा, अच्छा है कि तुमने कुछ अलग सोचा, लेकिन तुम्हें इस रैंक 3 के शेर की समझदारी को कम नहीं समझना चाहिए। इसमें बाहर के शेर बराबर तो समझ नहीं होगी, लेकिन ये रैंक 1 और 2 के जानवरों से तो बहुत ज्यादा समझदार है। इसलिए अनजान जगह से आई खाने की चीज को ये बिल्कुल नहीं खाएगा। ये सुनकर ध्रुव हंसने लगा और उसने अंगूठी से एक लाल रंग की बोतल बाहर निकालते हुए विदुर से कहा, बिल्कुल नहीं खाएगा। इस पर उसकी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि आचार्य तिलिस्मी हो या मामूली है तो ये एक जानवर ही। ये कहकर ध्रुव ने जैसे ही उस लाल बोतल का ढक्कन खोला तो एक बहुत अच्छी खुशबू बोतल से बाहर निकलने लगी। फिर उसकी महक को सूंघते हुए ध्रुव ने मुस्कुराकर विदुर से आगे कहा, ये लिक्विड अनॉक्स फूल से निकाला गया है। इसका मतलब जैसे ही इसे मैं इस फल पर गिरा दूंगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये शेर इसकी खुशबू अंदर लेने के बावजूद इस फल को ना खाए। विदुर ने देखा कि कैसे ध्रुव अंगूठी में से एक के बाद एक चीज निकाले जा रहा था और इस बात से वो दंग रह गए। उसकी बनाई गई दवाओं से किसी की भी जान को खतरा नहीं होता, लेकिन वो सामने वाले को बहुत परेशान करने के लिए काफी थी। फिर हवा में तैरते हुए विदुर ने ध्रुव से सवाल किया, चलो मैं ये मान भी लेता हूँ कि वो शेर जोश में आकर ये फल खा लेगा, लेकिन अगर उसने बाहर जाने की बजाय यही अपना पेट साफ कर लिया तब तो तुम्हारा ये प्लान जरूर फेल हो जाएगा। इस पर ध्रुव ने हंसते हुए विदुर को जवाब दिया, मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। जरा अच्छे से अंदर झांक कर देखिए, आपको शेर के पेट साफ करने के निशान कहीं नहीं मिलेंगे। तो क्या इसका मतलब वो अपना पेट साफ ही नहीं करता क्या? और आचार्य आपने ही कहा था न कि ये काफी समझदार है। तो जरा मुझे बताइए कि कोई समझदार जानवर अपने सोने की जगह पर ही गुड़ गोबर मचाएगा क्या? और मैं ये तो नहीं कह रहा कि मेरा प्लान जरूर काम करेगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए अब सवाल पूछना बंद कीजिए और चुपचाप देखिए मैं क्या करता हूँ। विदुर को ये बताने के बाद ध्रुव ने उस लाल बोतल का ढक्कन खोलकर उसकी भी एक बूंद उस पर्पल फल पर गिरा दी और फिर वो फल को गौर से देखते हुए मुस्कुराने लगा। इतनी मिलावट के बाद अब जो वो फल शेर को खिलाने के लिए तैयार हो चुका था, इसलिए ध्रुव ने सारा सामान अंगूठी में डालने के बाद उस फल को गुफा की एंट्रेंस पर रख दिया। एंट्रेंस पर फल रखते ही ध्रुव तुरंत दीवार पर चिपक गया और फिर शेर के आने का इंतजार करने लगा। ध्रुव ने समझदारी से वैक्यूम हैंग तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से वो दीवार पर चिपका हुआ था ताकि वो शेर को वो फल ले जाते हुए देख पाए। फिर जैसा कि ध्रुव ने सोचा था, गुफा के एंट्रांस से हवा अंदर आने लगी और साथ ही अंदर आई उस फल की खुशबू जिसे ध्रुव ने खास तिलिस्मी शेर के बच्चे के लिए तैयार किया था।
वो खुशबू गुफा के अंदर आकर हर जगह फैलने लगी और फिर वो हवा में मंडराते हुए धीरे धीरे सोते शेर की नाक के अंदर चली गई। वही खुशबू नाक में जाते ही शेर के पेट से आवाज आने लगी। उस गड़गड़ाहट की वजह से सोते हुए शेर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और फिर गुफा में इधर उधर नजरें घुमाकर वो ये पता करने लगा कि आखिर वो अच्छी सी खुशबू आ कहाँ से रही थी। उसके बाद तो वो तलाश कुछ पल के लिए चली और आखिरकार उस उड़ने वाले छोटे तिलिस्मी शेर को ये पता चल ही गया कि वो खुशबू गुफा की एंट्रेंस से आ रही थी। फिर थोड़े अलसाए अंदाज में वो शेर उठकर गुर्राते गुर्राते गुफा की एंट्रांस तक जाने लगा और जैसे ही वो एंट्रांस पर पहुंचा तो उसने पर्पल फल के सामने खड़े होकर उसे गौर से सूंघ कर देखा। लेकिन जैसे ही उस शेर ने उस फल को सूंघ कर देखा तो उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गई और वो अपने आसपास देखने लगा। वही दीवार पर चिपके ध्रुव के कानों में अचानक एक मक्खी भिनभिनाने लगी। वो मक्खी बहुत छोटी थी और उसकी आवाज शेर तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक दो बार हल्की फूंक मारने से भी जब वो मक्खी दूर नहीं हुई तो ध्रुव ने गलती से अपने हाथ से उसे भगाना चाहा, लेकिन तभी अचानक दीवार पर से उसकी पकड़ कमजोर हुई और वो नीचे फिसलने लगा। तभी ध्रुव अपनी गलती समझते हुए एक बार फिर ध्यान लगाकर दीवार से चिपक गया और फिर उसने एक राहत की सांस ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पैर फिसलने से गुफा की थोड़ी धूल भी नीचे की तरफ चली गई थी, जिस वजह से शेर ध्रुव की तरफ पलटने लगा। पलटते हुए अचानक उस तिलिस्मी शेर के पंजे का किनारा उसके सामने रखे पर्पल फल पर पड़ा तो दबने की वजह से उसमें से बहुत सारी खुशबू बाहर निकली, जिसे अंदर लेते हुए शेर ध्रुव की तरफ मुड़ना छोड़कर सीधे उस फल को उठाकर अंदर ले गया। वही ध्रुव ने देखा कि उसकी हल्की सी चूक उसे कितनी भारी पड़ सकती थी। वो सोच ही रहा था कि उसका प्लान कामयाब हो गया था, तभी अचानक उसे कुछ लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर ध्रुव ये सोचने लगा कि आखिर ये आवाज़ थी किस चीज़ की। लेकिन तभी अचानक उसने देखा कि उसका तैयार किया हुआ फल इस वक्त लुढ़कते हुए एंट्रेंस की तरफ आ रहा था। इसका मतलब साफ था कि शेर ने इसे खाने से मना कर दिया था। इस बात से ध्रुव का सिर निराशा में नीचे झुक गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि इस तिलिस्मी शेर की समझदारी उसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही ध्रुव दूसरे प्लान के बारे में सोचने लगा तभी उसे किसी के कदमों के चलने की आहट हुई और वो चुपचाप दीवार से चिपककर देखने लगा कि आखिर वहां हो क्या रहा था। तभी उसने देखा कि ये कदमों की आवाज़ उस तिलिस्मी शेर की ही थी, जिसने शायद खेलते हुए उस फल को लुढ़का दिया था और अब वो उसे फिर से लेने के लिए आया था। फिर पर्पल फल के पास आते ही उस शेर ने तुरंत उस फल को अपने मुंह में दबाया और फिर उसने सीधे अंदर की ओर दौड़ लगाई। ये नज़ारा देखकर ध्रुव की जान में जान आई और उसने फुसफुसाते हुए खुद से कहा, बाप रे, बाल बाल बच गया। वैसे मैं जानता था कि मेरा खुद पर भरोसा बेकार नहीं जाएगा। अब इंतज़ार है तो सिर्फ उस दवा के काम करने का। पर्पल फ्रूट खाने के बाद वो तिलिस्मी शेर का बच्चा एक बार फिर गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और फिर बैठे बैठे एक बार फिर उसकी आंख लगने लगी। लेकिन तभी अचानक उसे अपने पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस हुई और वो तुरंत खड़ा हो गया। खड़े होकर उसने पहले तो अपने आसपास नजरें घुमाई और फिर ध्रुव की उम्मीद के मुताबिक वो तेजी से गुफा के बाहर भागा। वो तिलिस्मी शेर जैसे ही गुफा से बाहर हुआ तो ध्रुव ने खुशी में चिल्लाते हुए कहा, YESSS, प्लान काम कर गया। ये कहते ही वो तुरंत दीवार से नीचे आया और फिर तेजी से गुफा के अंदर भागा। गुफा के अंदर घुसते ही ध्रुव ने महसूस किया कि याना का दिया हुआ क्रिस्टल इस वक्त बहुत गर्म होने लगा था और इससे ध्रुव की समझ आ गया कि वो जिस पर्पल क्रिस्टल की तलाश में था वो इसी गुफा में कहीं छुपा था। फिर गले से क्रिस्टल उतारते हुए ध्रुव ने उसे सारी दिशाओं में घुमाना शुरू कर दिया और उसकी बढ़ती गर्माहट महसूस कर ध्रुव की समझ आ गया कि वो पर्पल क्रिस्टल आखिर किस दिशा में था। क्रिस्टल का अंदाजा लगते ही ध्रुव उस ओर जाने लगा और थोड़ी देर गुफा में चलते रहने के बाद ध्रुव आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया जहां उसने तिलिस्मी शेर को आराम करते हुए देखा था। वहां पहुंचते ही ध्रुव ने देखा कि उस जगह पर बहुत से क्रिस्टल्स दिख रहे थे, जिन्हें देखकर ध्रुव उन्हें छूने के लिए अपना हाथ आगे लेकर आया। फिर क्रिस्टल्स को उंगलियों से ठोकते हुए उसने देखा कि एक क्रिस्टल में से ऐसी आवाज़ आई जैसे कि वो क्रिस्टल खोखला था। ये आवाज़ सुनते ही ध्रुव हैरान हो गया और उसने तुरंत उस क्रिस्टल को बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो क्रिस्टल जैसे जैसे अलग होता जा रहा था तो ध्रुव को नीचे से एक चमकती हुई पर्पल रोशनी दिखाई देने लगी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि ध्रुव को अपने हाथ की मदद से अपनी आंखें ढकनी पड़ गई। फिर धीरे धीरे ध्रुव ने रोशनी में देखने की कोशिश की और उसे वहां एक छोटा सा छेद दिखाई दिया।
उस छेद के अंदर मुट्ठी जितना बड़ा एक पर्पल कलर का क्रिस्टल रखा हुआ था, जो देखने से ही काफी पैना दिखाई दे रहा था। वो पत्थर दिखने में बहुत खूबसूरत था और तभी अचानक ध्रुव को बहुत गर्मी सी महसूस होने लगी, क्योंकि याना का दिया क्रिस्टल इस वक्त इतना गर्म हो गया था कि ध्रुव को उसे तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी के अंदर रखना पड़ गया। उसके बाद उसने बहुत सावधानी बरतते हुए उस छेद में अपना हाथ डालकर उस करिश्माई पर्पल क्रिस्टल को भी बाहर निकालकर अंगूठी में डाल दिया। अब जो ध्रुव ने उस जादुई क्रिस्टल को हासिल कर लिया था, इसलिए उसने वापस ऊपरी क्रिस्टल को जगह पर लगाया ताकि किसी को भी कोई शक न हो, और फिर वो उठकर तेजी से बाहर की तरफ भागने लगा। भागते भागते ध्रुव वापस दोराहे तक पहुंच गया और फिर उसने रुककर अपने आसपास नजर घुमाते हुए देखा कि उसके आसपास कोई शेर दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर ध्रुव बहुत ज्यादा खुश हुआ और फिर वो ध्यान से दूसरे रास्ते पर चलने लगा, क्योंकि उसी रास्ते में था वो तिलिस्मी शेर का जादुई लिक्विड, जिसे क्रिस्टल में से बाहर निकालने के लिए उस करिश्माई पर्पल क्रिस्टल की जरूरत थी, जो ध्रुव ने कुछ देर पहले ही हासिल किया था। फिर जब ध्रुव को कोई खतरा नजर नहीं आया तो वो चुपचाप अंदर जाने लगा। अब देखना यह है कि क्या ध्रुव उस तिलिस्मी शेर के जादुई लिक्विड को भी हासिल कर पाएगा। जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम पर।